नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत के थर्ड पार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो मुगल काल का टॉपिक है ये कंटिन्यू चल रहा था, तो आज इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ ही देखिए, जो लास्ट आपको पढ़ाया था इसमें, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि दीवान ए मुस्तक राज जो विभाग है इसकी स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी सल्तनत काल में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। और मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट वीडियो था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। वो क्वेश्चन ये था कि खातोली वर्तमान में कहाँ है। तो हालांकि उसका कई विद्यार्थियों ने जवाब बिल्कुल गलत दिया था, बहुत सारे थे जिन्होंने रॉन्ग जवाब दिया इसका। मैं आपको अच्छे से इसका डाउट जो है वो बता देता हूँ, क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, जब खातोली का युद्ध होता है राणा सांगा के और इब्राहिम लोदी के मध्य, तो उस समय बूंदी रियासत ही थी, यानी कोटा रियासत उस समय नहीं बनी थी। और कोटा का भाग बूंदी के अंतर्गत ही आता था, रियासत बूंदी थी। तो जिस समय युद्ध होता है उस समय बूंदी रियासत का भाग था खातोली, लेकिन वर्तमान के अंदर अब किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खातोली आता है, वो है कोटा। तो आप ध्यान रखें, कुछ विद्यार्थियों ने जवाब यूपी भी बताया था, यूपी के अंदर कोई जिला भी बता दिया। हो सकता है वहां जो खातोली हो कोई और हो, लेकिन हम जिस खातोली के युद्ध की बात कर रहे हैं राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, वो खातोली इस युद्ध के समय बूंदी रियासत का भाग और वर्तमान के अंदर कोटा जिले के अंदर पड़ता है। तो वर्तमान में खातोली कहां है? कोटा में, ना कि बूंदी। बूंदी नहीं होगा, कोटा होगा। तो अब इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है आपको। तो मित्रों, हम मुगल कालीन भारत पढ़ रहे थे, इसमें मुगल काल के अंदर जो बाबर है ये हमने पढ़ लिया था, और अब जो है वो हमें पढ़ना है हुमायूं। तो मित्रों, जो ये मुगल काल वाला टॉपिक है ये आपको रीट के अंदर भी पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड वाला, उसमें भी आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, और सेकंड ग्रेड, और इसके अलावा जैसे पटवार, पुलिस, आरएस हैं, तो इन सब में तो आपको ये पढ़ना ही है। हुमायूं। तो देखिए, जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो इसकी आयु लगभग 22 साल होती है, यानी लगभग 1508 के आसपास इसका जन्म हुआ था काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है? वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर। तो 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो ये दूसरा मुगल शासक है, मुगल बादशाह है हुमायूं। उस समय इसकी आयु लगभग 22 साल है। बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, ये अफगानिस्तान वाले हिस्से आ गए, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात, वह अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वां का प्रदेश दिया। तो इन्होंने राज्य जो है वो सबको अलग अलग बांट दे दिए कि ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। तो नया नगर जो है वो कौन सा था? नए शहर की स्थापना की, दीन पनाह है। मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट, ये शेर खां कौन सा है? शेर शाह सूरी है, कि बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर, ये सब यूपी के स्थान है, सॉरी यूपी नहीं, बिहार है ये, जो चौसा नामक स्थान है बिहार में। तो बक्सर के पास में एक नदी है, करमनाशा नदी, तो उसके किनारे एक छोटा सा स्थान है चौसा, बिहार में है, ये यूपी में नहीं है। तो यहां पर ये युद्ध होता है 1539 में, जिसमें मुगलों की पराजय होती है। चौसा की जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान।
1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं इसमें हार कर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां और तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सर हिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो पहली बार ये गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। 1540 में इसको यहां से पूरी तरह से निर्वासित होना पड़ा, भागना पड़ा। 1555 में यानी 15 साल बाद, यहां से जाने के 15 साल बाद में दोबारा गद्दी पर बैठता है। लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। तो मित्रों, ये हुमायूं के बारे में कुछ मेन फैक्ट हैं। तो आपको तो ये एक तो दो युद्ध ध्यान में रखने हैं इसके, और इसके साथ में डिटेल में हालांकि और भी है। ये इधर से जब मारवाड़ की तरफ से मालदेव से सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी करेगा, वो आप मारवाड़ के इतिहास में जब मालदेव पढ़ते हैं तो उस समय आता है। और इसके बाद में इसी प्रकार से वापस पुनः जीतने का प्रयास करता रहेगा। और 1555 में चूंकि शेरशाह सूरी जो था उसकी मृत्यु 1545 में ही हो गई थी। शेरशाह सूरी जो है वो 1540 में इसको पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन 1545 में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु, शेरशाह की मृत्यु के बाद में ही एक और शासक भी था जिसको फायदा हुआ था, और वो था मारवाड़ का मालदेव। क्योंकि जो 1544 का सुमेलगिरी का युद्ध होता है उसमें मालदेव की हार हो जाती है और जोधपुर यानी मारवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह का। लेकिन चूंकि 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु होते ही वापस मालदेव ने जोधपुर अधिकार कर लिया। और यही यहाँ स्थिति जो है हुमायूं की है। पहले शेरशाह सूरी था, 1545 में मर गया। इसके बाद शेरशाह सूरी के वंशज थे, लेकिन चूंकि अब वो उतने दमदार नहीं थे, तो हुमायूं जो है वापस अधिकार करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जो सत्ता का सुख है ये ज्यादा नहीं ले पाया। बैठने के कुछ समय बाद में ही दीन पनाह की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से इसकी गिरते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खान यानी शेर खां हसन खां का पुत्र था, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। यह सासाराम जो है ये कई बार पूछा गया है। दक्षिणी बिहार के उस समय के बहार खान ने निहत्ते फरीद खां द्वारा शेर मार दिए जाने के कारण उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो नाम तो इसका फरीद खां था, जो कि हसन खां का पुत्र था, लेकिन चूंकि इसने शेर को मारा था निहत्ते, तब इसकी उपाधि जो है वो क्या हो गई? शेर खान। उसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक, तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। जबकि जैता कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, तभी शेरशाह ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो ही गया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। शेरशाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध हैं। उसने भूमि माप और लगान को व्यवस्थित कर
गला बख्शी या बंटाई, नसक, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली विकसित की। ये भूमि सुधार से संबंधित है। 4 बड़ी सड़कें हैं और अनेक सरायों का निर्माण कराया। सराय क्या होते हैं? धर्मशाला। उसने लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक, पेशावर पाकिस्तान में है, तो ये सड़क, और यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम और चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। तो मित्रों, ये शेरशाह सूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये देखिए, सिक्के विक्के का दाम वाम तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कितने ग्रेन का था या चांदी का कितने ग्रेन का था, लेकिन ये भूमि सुधार वाला या जो रोड है, ये जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। और इस अभियान के दौरान, जो कालिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, ये इसका कथन है मुट्ठी भर बाजरे वाला। ये आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, शेरशाह सूरी का शासन रहा बहुत कम, 5 साल ही रह पाया वो, लेकिन शासन बहुत अच्छा माना जाता है इसका। उस टाइम चूंकि आयु भी इसकी ज्यादा थी, वृद्धावस्था की तरफ था, 70-75 साल के आसपास उम्र थी, लेकिन शेरशाह वास्तव में एक बहुत बहुत ही अच्छा शासक था। और इसका इतना नियंत्रण था कि ये कहा जाता था कि एक बूढ़ी महिला यानी एक वृद्ध महिला भी आधी रात को बिना किसी सहायता के सर पर सोने की टोकरी रखकर पूरा नगर पार कर जाती थी, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह सोने की टोकरी लूट ले। तो इतना सुधार माना जाता है। तो काफी अच्छा शासक था, लेकिन जी नहीं पाया ज्यादा। अब आता है शेरशाह सूरीकालीन सिक्के। तो ये सिक्के हैं शेरशाह के समय के। अब आता है अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट, अमरकोट का है पाकिस्तान के किले में 1542 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में, देखिए इसका जन्म जो है 1542 में होता है। यह महाराणा प्रताप से उम्र में 2 साल छोटा था। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 का है और अकबर का जन्म होता है 1542 में। तो महाराणा प्रताप से 2 साल ये छोटा था उम्र में। बीकानेर का जो राय सिंह था, महाराजा राय सिंह का जन्म हुआ था 1541 में, 41 में। तो वो महाराणा प्रताप से 1 साल छोटा था। मान सिंह, जो आमेर का मान सिंह आप पढ़ते हैं, 1550 में जन्म हुआ था मान सिंह का, मौजमाबाद में। तो मान सिंह जो है वो अकबर से 8 साल छोटा था और महाराणा प्रताप से 10 साल छोटा था। चौदह फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में इंटो का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को होती है। गर्दन में तीर लगने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हो जाती है। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था और उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि भी धारण की थी। तो आपसे इसमें पूछ क्या सकता है कि एक तो जो है इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो ये स्थान आपको ध्यान में रखना है। कब होता है? 14 फरवरी 1556। एक चीज का कॉम्बिनेशन है कि जो 14 फरवरी है, इसी दिन बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी को ही होता है। 14 फरवरी 1483 ये बाबर का बर्थ डेट है। राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था। बाबर जो है वो राणा सांगा से 1 साल छोटा था उम्र में। अकबर ने 1516 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला और गोडवाना का किला जीता।
ये दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ये दरअसल जो 1516 प्रिंट हो गया ये गलत हो गया। ये 6 पहले है, एक बाद में है। ये जो 1561 है, अकबर गद्दी पर बैठा ही 1556 में है, तो 1516 में कहां से आक्रमण करेगा? 1516 में तो बाबर जो है वो भी नहीं था यहाँ पे। तो ये गलत प्रिंट हो गया है, 1516 नहीं है, 1561 है, 61। तो गोंडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। तो मित्रों, जब आप राजस्थान पढ़ते हैं तब 1570 का जो नागौर दरबार आता है, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जैसलमेर है, बीकानेर है, और ये मारवाड़, ये सब ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। हालांकि मारवाड़ में जो उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन का बड़ा भाई, वो अधीनता जरूर स्वीकार कर लेता है, लेकिन शासक चंद्रसेन ही रहता है। तो चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता, लेकिन चंद्रसेन को पूरी उम्र संघर्ष ही करना पड़ा, जैसे कि आगे महाराणा प्रताप ने किया। तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप का मानसिंह और आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और सामंतों को अपने जागीरें प्रदान की। इसके बाद है काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्जा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की थी। ये वो थे जिन्होंने विद्रोह किया था। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। यह आपसे पूछ सकता है, 1601 में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया और यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़बेगों ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़बेगों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को जो है अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जईयों के हमले के समय राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। तो सिकंदरा आगरा में ही है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। फतेहपुर सिकरी में 1581 में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को शेख मुबारक इसने अकबर को इनाम आदिल मुजद हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर और आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया। ये सब पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना कब बनवाया? 1575 ईस्वी में। 1581 में दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म जो है वो चलाया इसने। पहला सम्मिलित होने वाला कौन सा हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक था, इसने अकबर को क्या घोषित किया? मुजद हिंद इनाम आदिल। और सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को इसने संरक्षण दिया था। शेख जो सलीम चिश्ती होते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को ये जहांगीर जो होता है ये प्राप्त होता है। तभी जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा कहता था। और जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान
किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैन मुनि वाला, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल, ये भी पूछा गया है। और 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया, यह भी पूछा गया है कि कब जारी किया गया और कौन सा संवत। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना और शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा है कछवा बारमल था। उसने भगवान दास और राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर किस पे लगता था? गैर मुस्लिमों पे, जो मुस्लिम नहीं है उन पे लगता था जजिया कर। ये एक धार्मिक कर था ये। फतेहपुर सीकरी 1569 ईस्वी से लेकर के 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही, लेकिन पानी की कमी के कारण जो है अकबर को वापस हटाना पड़ा इसे। तो 1569 से लेकर के 1584 तक लगभग 15 साल जो है यह अकबर की राजधानी रहती है। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाए गए हैं। तो फतेहपुर सिकरी भी जो है मित्रों आगरा के पास पे है। जो भरतपुर आगरा जब जाते हैं जिस रूट पे आप, तो आपको रास्ते में मिल जाएगा। अब आता है जहांगीर, 1605 से 1627। देखिए अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। जहांगीर जो है वो गद्दी पे बैठता है। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। किसका? जहांगीर का। अभी आपको ऊपर बताया था इन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 में उसने वध करवा दिया। अकबर जो ये जहांगीर है, तो इसने अबुल फजल जो था इसको मरवा दिया था। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। कहां पर? आगरा में। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। तो यह भी पूछा जाता है कि किसको मृत्युदंड दे दिया था? तो सिख गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल, नूर जहां की उपाधि दी। तो नूर जहां के बाद में लगभग शासन जो है वो इस नूर जहां के हाथ में ही आ गया था जहांगीर के रहते ही, और जो नूर जहां कहती थी वही होता था। तो 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम भी बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और जो सर टॉम्स रो है उसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका जहांगीर कंप्लीट होता है इसमें। अब आगे है शाहजहां, 1627 से 1658। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। देखिए जो खुर्रम है ये जोधपुर के शासक जो थे मोटा राजा उदय सिंह, यानी रावचंद्र सेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह, इनका दोहिता था ये। यानी जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी उसका विवाह किससे हुआ था? जहांगीर से। और उस पुत्री से जन्म हुआ था इस शाहजहां का। तो खुर्रम नाम था इसका पहले। 1612 में इसका विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इस काल में खान जहां लोधी जुझार सिंह बुंदेलों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में, ये देखिए ये फतेहपुर सिकरी का चित्र है।
उसने को तो इसने जो पुर्तगाली थे उसको शाहजहां ने हुगली के पास में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1697 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अपने भाइयों दारा, मुराद और शुजा को मार करके वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 1666 में उत्तराधिकार हेतु धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। देखिए, हालांकि ये चीजें थोड़ा डिटेल में इसमें और देनी चाहिए थी, लेकिन वो उस रूप में जो है वो है नहीं यहाँ पे, जितना और अच्छे से बताया जा सकता था इसको। तो इसके लिए आपको आगे की भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो 12वीं क्लास की आपको बताई थी मैंने हिस्ट्री की पुस्तक, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। 11वीं क्लास वाले तो विश्व का इतिहास है, और 12वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार हेतु धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर और इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। ये महत्वपूर्ण है। फ्रेंच यात्री बर्नियर और इटालियन यात्री मनुची, इनके नाम बहुत आते हैं। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया। उसके बाद आता है औरंगजेब। तो 1658 से 1707 औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। ये राजा जयसिंह कौन सा है? ये आमेर का शासक जो था, मिर्जा राजा जयसिंह, या इस जयसिंह को आप फर्स्ट के नाम से भी जानते हो, यही है वो। स्वाई जयसिंह अलग है, वो बाद में आता है। पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को सौंप दिए। 35 में से 23 किले शिवाजी ने सौंप दिए थे। 1660 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। ये 1660 जो है ये गलत प्रिंट हो गया, 1665 है, ये गलत है। ये शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 ईस्वी में ये अकबरकालीन सिक्के हैं। ये जो आपके सामने सिक्के हैं अकबर के समय के हैं, सिल्वर कॉइन्स ऑफ अकबर। औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया। 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। 1689 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया। औरंगजेब ने मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। 1707 में अहमदनगर पर इसकी मृत्यु हो गई, दक्षिण में ही होगी, महाराष्ट्र की तरफ। उसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया। देखिए, औरंगजेब की जो पॉलिसी है वो इतनी खराब थी कि सभी नाराज हो गए, चाहे वो सिख हों, राजपूत हों, जाट हों, हर वर्ग औरंगजेब से नाराज हो गया। तो अकबर ने जिस दिमाग के साथ में, जिस राजनीति के साथ में 50 साल शासन किया था, सबको एक साथ बांधने का प्रयास किया। औरंगजेब ने अपने 50 साल के शासनकाल में वो सब खराब करने का काम किया। अकबर ने 50 साल तक जिस चीज को बनाया, औरंगजेब ने 50 साल तक उस चीज को बिगाड़ने का काम किया। और यही कारण है, आप देखेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो इसकी मृत्यु के बाद में लगभग समझ लीजिए मुगल वंश समाप्ति है। फिर वो केवल नाम मात्र के शासन रहेंगे, नाम मात्र के शासक हैं। तो अत्याचारों के इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिसने मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। सन 1707 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा।
ये बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये है, मुअज्जम नाम था इसका। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातूम बीबी फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधियां मिली भी थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। तो यहां से पुर्तगालियों को जो है वो काफी लाभ मिला, क्योंकि ये बहादुर शाह जो था इस पर प्रभाव देखने को मिलता है इस ईसाई महिला का, डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा, और ये इसके द्वारा ये उपाधियां दी गई थी। 1713 में देखिए बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये बहादुर शाह गद्दी पे बैठा। तो हालांकि है ये राजकुमार, लेकिन राजकुमार की आयु भी उस समय 65 साल है, क्योंकि औरंगजेब बहुत जी करके गया था। 100 साल से ऊपर जिया था औरंगजेब, लगभग 100 साल या इससे ऊपर। तो जब ये गद्दी पर बैठा था मुअज्जम, तो इसकी आयु लगभग 65 साल हो चुकी थी, और ज्यादा ये 7 साल और जिया। तो 7 में गद्दी पर बैठा और 13 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक अंतिम मुगल सम्राट है जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद तो कहानी खतरनाक ही होगी पूरी। 1712 से लेकर के 57 तक मुगल दरबार तख्त, षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बनकर के रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान बिल्कुल ही गौण हो गया। तो दोस्तों ये मुगल काल था जो आज हमने पढ़ा। इसमें कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। हालांकि आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको मैंने 12वीं क्लास की पुस्तक बताई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। कई फैक्ट और हैं जो इसमें आने चाहिए थे लेकिन इसमें नहीं आए हैं, तो आप उसको भी जरूर पढ़ें। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन। और देखिए मित्रों, जो रीट है, रीट के लिए तो ये किताबें सफिशिएंट है। इसमें रीट के लिए तो आप ये काफी कुछ है, लेकिन थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।